दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद आने के लिए। आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसका संदर्भ तो मेरे शुरुआत के कुछ कोटेशन से ही जाहिर हो जाता है। पेट्रोल, डीजल। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा ये कह के कि हो रहा है देश में पेट्रोल पर हाहाकार, हो रहा है देश में पेट्रोल पर हाहाकार। जुमले छोड़ दाम पर लगाम लगाए मोदी सरकार, ये तुरंत आज की मांग है। भाजपा कब तक करेगी अत्याचार, हम कब तक सहेंगे महंगाई की मार। और मैं अपनी कांग्रेस तरफ से एक वक्तव्य पे आने से पहले, एक चौंकाएगा आपको वक्तव्य, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो। अब जो वक्तव्य का मैंने जिक्र किया दोस्तों, वो वक्तव्य है, मैं आपको एग्जैक्ट जैसा कांग्रेस का स्टैंड है वो पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वक्तव्य के शब्द सुनिएगा ध्यान से। वो वक्तव्य है, देश में जिस, ये हमारी मांग है, ये हमारा वक्तव्य है 100%। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, यह सरकार के शासन चलाने की नाकामयता, उसका यह जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीज़ों पर बहुत भारी बोझ होने वाला है। एक एक शब्द ध्यान से सुने। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा, और कांग्रेस बिल्कुल ही आशा करती है, मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीर रूप से लें और पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए गए हैं उन्हें वापस लें। ये हमारी मांग कृपा आप पहुंचा दें प्रधानमंत्री तक। लेकिन एक क्षमा चाहूँगा, मैं कानूनविद भी हूँ, तो कहीं मुझे प्लेजरिज्म यानी कॉपी करने का आरोप नहीं लग जाए, इसलिए मैं खुलासा भी कर देता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये इनके शब्द हैं। एक एक शब्द जो मैंने पढ़ा अभी। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामियां का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। ये दूसरा वीडियो गैस के बारे में, इनको भी सुन लीजिए साथ साथ। वो तो पेट्रोल के बारे में था, ये तो 30-15 सेकंड का है गैस के बारे में। तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा विनम्र निवेदन है कि आवाज़ किसी की भी हो, जो आवाज़ के अंदर शब्द हैं उनका अनुयायन कृपा करें। आपको हमारी आवाज़ पसंद है तो हमारी आवाज़ का अनुयायन करें, अपनी आवाज़ पसंद है तो उसका करें, लेकिन पालन तो करें। ये मैं विनती करता हूँ, देश विनती करता है, कांग्रेस विनती करता है। दो रोचक बिंदु, और एक रोचक बिंदु है कि आपने इस पे शब्द सुना, और चीज़ों पर भी बोझ पड़ने वाला है। ये वाकई याद आया, सुना आपने भी? तो और चीज़ों में बोझ पड़ने वाला है, ये मान्यवर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर ने अभी 4 दिन पहले कहा है, 3 दिन पहले, आपके संज्ञान में होगा, प्रकाशित है।
पहले तो बोल रहे हैं आज के प्रधानमंत्री, अब बोल रहे हैं आरबीआई के गवर्नर, वो बहुत वरिष्ठ एक फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले इस सरकार में। उन्होंने इन्हीं कीमतों के बढ़ोतरी के विषय में कहा कि इनको कम करिए, कांग्रेस को भूल जाइए, मैं किसी और के शब्दों की बात कर रहा हूं। दूसरा कहा कि इनको कम करिए क्योंकि वही शब्द और चीजों पर बोझ पड़ेगा। तीसरा बिंदु, पिछले 3 हफ्तों से मेरे को बड़ा रोचक लगा ये, मैं हर हफ्ते एक वाक्य सुनता हूं माननीय वित्त मंत्री से। निर्मला जी 3 हफ्ते से हफ्ते में एक दिन, हर दिन यही कहती है, मतलब एक हफ्ते में एक दिन 3 बार कह चुकी हैं कि इन सब कीमतों का, पेट्रोल, डीजल और गैस का धर्म संकट है। ये बड़ा रोचक वाक्य है। तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि धर्म संकट का मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी आपके धर्म संकट है? क्या इसका अभिप्राय है कि आप कम करना चाहती हैं, चाहे तो कम हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री करने नहीं देते आपको कम? अरे भाई, अगर देश के वित्त मंत्री को धर्म संकट है तो आम आदमी की क्या हालत होगी? देश का वित्त मंत्री अगर कीमत कम नहीं कर सकता तो आप और हम क्या करेंगे? तो ये कैसा धर्म संकट, क्या बाधा है? 3 बार बोला उन्होंने धर्म संकट। तो दोस्तों, मैं डिटेल्स में आने से पहले कहना चाहूंगा कि आम आदमी ये कह रहा है कि जिंदगी की तन्हाई लिखूं या भाजपा की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं। इसका उत्तर सिर्फ सन्नाटा है, और या ये गूंजती हुई आवाज जो मैंने पुरानी आवाज अभी चलाई है। 2 ही चीजें हैं दोस्तों। आज की X पैसा, Y पैसा, कल के 10 पैसा, उसकी बात नहीं है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक कहावत है अंग्रेजी में, इवन अ स्ट्रॉ ब्रेक्स अ कैमल्स बैक। आपको मैं स्ट्रॉज बताऊं, ये स्ट्रॉज नहीं है। 20 दिन में 8 फरवरी से 27 फरवरी 20 दिन होते हैं। 20 दिन में 14 बार ये सो कॉल्ड स्ट्रॉ रखे गए हैं ऊंट की पीठ पे। ऊंट है आम आदमी, पीठ वैसे ही टूटी हुई है, कमाई से भी, टैक्सेस से भी, महंगाई से भी। 20 दिन में 14 बार। आज विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए, शर्मनाक बात है। 29% सस्ता है क्रूड ऑयल। देखिए, इनके कार्यकाल में कई ऐसे सोपान आए हैं जब क्रूड ऑयल 50% सस्ता है, 70% सस्ता रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, सरकार के हक की। आज भी 39%, 39% सस्ता है। और कितना ज़्यादा है पेट्रोल? 27%, और डीजल 42%। तो ये तो रिवर्स कोरिलेशन कभी सुना ही नहीं किसी ने। आपका 80 से 85% इंपोर्ट होता, आयात होता है। ये रिवर्स कोरिलेशन, आयात होता है वो गिर रहा है और आप जो पे कर रहे हैं बढ़ रहा है। मोदी टैक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण टैक्स है इस देश का, वो है 23 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में और 28 रुपये प्रति लीटर डीजल में। आपको दशमलव नहीं दे रहा हूँ, 23 रुपये 78 पैसा है इफ़ यू वांट टू बी एग्जैक्ट, एंड 28.37 है अगर आप डीजल की बात करें, तो मैं अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ आपको। सबसे महंगी सरकार इस देश की, लेफ्ट ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, राइट ले लीजिए, सबसे महंगी सरकार ही नहीं है, सबसे अहंकार से ग्रस्त सरकार है। इनका एजेंडा अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो है डिवाइड, डिसीव, ड्यूप, डिस्ट्रैक्ट एंड डिल्यूड। डिवाइड, डिसीव, ड्यूप, डिस्ट्रैक्ट एंड डिल्यूड। हिंदी में कहा जाए तो ये तोड़ती है, बरगलाती है, मूर्ख बनाती है, भटकाती है और सब्ज़बाग दिखाती है। और ये सब साथ साथ होता है हम दो हमारे दो वाले स्लोगन के साथ साथ। पिछले कुछ वर्षों में
एक और बिंदु सिर्फ, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बिंदु दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पे क्या बात है, लेकिन मैं आपको जो स्ट्राइकिंग बिंदु सिर्फ वो दे रहा हूं। मई 2014 में जब इसका प्रादुर्भाव हुआ इस सरकार का, तो $108 प्रति बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय कीमत, और दिल्ली में हमें मिल रहा था लगभग 71 रुपये पे पेट्रोल। डीजल मिल रहा था लगभग 57.28 रुपीस पे। आज 25 फरवरी 2021 यानी 2 दिन पहले $65 है। ये मैंने आपको फिगर दे दिया, 40% गिरी है, $65। और पेट्रोल हो गई है 91 रुपये, तब था 71 रुपये। डीजल हो गया 81 रुपये, तब था 57 रुपीज। ये है 39% गिरना। इस हाथ गिरो, इस हाथ आप ज्यादा दो। गैस सिलेंडर 200 रुपये से बढ़ा है लगभग 3 महीने में, लगभग। सब्सिडी की बात अभी मैं आने वाला हूं गैस सिलेंडर के बारे में, किस प्रकार से आपको झुटलाया गया है, बहकाया गया है, बरगलाया गया है उस पर। मोदी टैक्स के अंतर्गत लगभग 21 लाख करोड़ की कमाई ड्यूटी से हुई है सरकार को। सिर्फ इस पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इन 2 चीजों से 21.5 लाख करोड़। क्या आप उसमें से एक छोटा हिस्सा भी नहीं दे सकते वापस आम आदमी को? 10%, 20%, 30%, कुछ तो दे सकते हैं आप। सब आपको ही हड़पना है। मोदी सरकार और मोदी टैक्स के कार्यकाल में 820% बढ़ा है डीजल। डीजल के पुराने दाम याद है आपको, जो पुराने दाम हुआ करते थे? 800 मतलब 8 गुना। और पेट्रोल बढ़ा है 258%, 2.5 गुना, क्योंकि पेट्रोल पहले थोड़ा हाई था डीजल से, डिफरेंशियल कम हो गया है। अब एक और रोचक बात, और ये शर्म की बात है, कांग्रेस सरकार के वक्त हमें बहुत बोझ सहना पड़ता था। यूपीए 1 और 2 में, दोनों में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रेशर आसान था, लेकिन क्या किया यूपीए सरकार ने? यूपीए सरकार ने आम आदमी को सबसे आगे प्रथम श्रेणी में रखा। यूपीए सरकार के वक्त यद्यपि इतना प्रेशर था, तो भी हमने अंडर रिकवरी की। अंडर रिकवरी जो हमारी आयात की कॉस्ट होती है, उससे कम हमने रिकवर किया आपसे। अगर 10 रुपये मेरे को ये मिलती है बोतल, तो मैंने आपसे सिर्फ 7 रुपये लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ। अंडर रिकवरी की 3 रुपये की। उसके आंकड़े क्या हैं? 2012-13 में 1.5 लाख करोड़ ये बोझ सरकार ने लिया। 2013-14 में वापस 1.5 लाख से कुछ थोड़ा सा, बहुत आंशिक रूप से कम, वापस उन्होंने बोझ लिया। टू बी प्रिसाइज 1.64 एंड 1.47 लाख अपने ऊपर लिया। लाख करोड़ अपने ऊपर लिया, मतलब पास ऑन नहीं किया, आपको बढ़ाई नहीं कीमत। और एलपीजी सिलेंडर पे भी हमने वही बोझ लिया। अब क्या हुआ है ये नोट करें आप, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये चार्ट है हमारे पास, आपको चार्ट दी गई है, बाय द वे आपको दी गई है, बाद में देख लीजिएगा। 5 वर्ष से 15, 16, 17, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल चार्ट पे जाएं जिसमें कि पीपीएसी लिखा है ऊपर, तो आप चौंक जाएंगे। 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20 यानी करंट ईयर के 1 साल पहले तक सब्सिडी 0 है पेट्रोल और डीजल में। 0 एज इन ZERO, एज इन अंडा। जो कि कोई वर्ष में कोई सरकार 1.5 लाख करोड़, और सिर्फ हम ही नहीं, वाजपेयी सरकार ने भी बोझ लिया था, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और उसका एकदम 0 कर दिया। और सरकार की 5 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल छोड़ के 15 से लेके 20 तक, 1 साल सिर्फ रही थोड़ी सा आंशिक रूप से। और ये जो एलपीजी है, इसमें मैं क्योंकि डीबीटीएल सब्सिडी मान रहा हूं, तो आंशिक कर दी। एलपीजी में थोड़ी सब्सिडी बची है,
आंशिक, पहले से मैं समझूंगा कि 30% भी कम होगी। ये फिगर आपको दे रखे, हम देखिए, हम तथ्यों में बात करते हैं, हवाबाजी में नहीं करते, ना हम जुमलेबाजी में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, कोई तो जनता को बताए कि पेट्रोल क्यों आग लगाए, रोजमर्रा का सामान भी दूर से क्यों लाल आंख दिखाए हर आम आदमी को, आपको, हमको। मैं इसलिए बहुत मजबूती से, आग्रह से, विनती से, अनुरोध से हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि माननीय मोदी जी, मोदी टैक्स वापस लीजिए और न्यूनतम, वैसे आपके अंदर क्षमता है और भी करने की, लेकिन न्यूनतम 23 रुपये क्या कहते हैं पेट्रोल पे, 23.87 टू बी प्रिसाइज, और 28 रुपये 37 पैसे 28.37 ऑन डीजल, ये तुरंत वापस लीजिए। अहंकार नहीं मानिए, जिद नहीं मानिए, राजनीतिक जिद नहीं समझिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे इससे। ये कोई आम टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम नहीं है, कोविड का समय है। 20 दिन में आप 14 बार अगर उठाएंगे प्राइस और फिर अहंकार की एक तख्त पे बैठ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है। थैंक यू। Shall I just do it in English briefly? Briefly, huh? Well, friends, I have already told you all the agony in couplets in Hindi. And those couplets maybe I need not repeat, except to say in brief that जनता की आंखों में आंख डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे जान लेती है किसी गरीब से पूछो। This government has exceeded all limits. In 20 days alone, 14 days, every day of those 14 days, and this is the period from 8th of February to 27th of February, there have been 14 increases. When crude oil, of course it decreased 70% in their time at one time, but it is now 39% in decrease international, 80% of it we import, our needs. 39% decrease is matched by a 27% increase in petrol by this government and a 42% increase in diesel. Mr. Modi's tenure has seen in all a 820% increase in diesel, total tenure, 8 guna, and a 258% increase in petrol, 2.5 guna. There should be, if you have any shame, any sensitivity, any regard for public opinion, थोड़ी भी शर्म है, तो there should be an immediate rollback at least of this Modi tax of 23.78 and 28.37. Otherwise, you will continue in your proud designation as the world's most expensive sarkar, as the most arrogant sarkar, as the sarkar whose flagpole is to divide, deceive, dupe, distract and delude. Along with these 5 favorite Ds, you have practiced hum do, hamare do. I have done more than anybody could have. I have paid your own voice back to you. I just played Mr. Modi ji's voice when he spoke as Chief Minister. I only want to put the Congress statement word to word as it is. Not even a comma, full stop I want to change. You don't want to listen to us, please listen to yourself. You don't want to listen to either that voice from the past or this voice from the present, at least listen to the content. It is unimaginable that in COVID times, this is happening. Less than 3 days ago, no less than the governor of the RBI, who is your own eminent finance secretary of yesteryears, has used the same words, और चीजों पर भी बोझ पड़ेगा. Word to word quotation. He has warned that it is not only petrol and diesel.
but it will have a cascading effect because the most indirect and the worst of taxes is these taxes. Indirect tax is worse than direct tax. But amongst indirect tax, petrol and diesel is the worst because it is sector neutral. It cuts across sectors. This is what Shaktikant Das said. Either listen to Mr. Modi, Chief Minister Gujarat, or listen to Shaktikant Das, RBI Governor, former Finance Secretary. And then, this very funny, although it is tragic, it would be otherwise funny, 3 statements of the Finance Minister over 3 weeks. Petrol and diesel are my dharam sankat, quote unquote. So I am simply asking with great respect to Nirmala ji, ये धर्म संकट कौन सा धर्म संकट है? Is this the dharam sankat caused for you by the Honorable Prime Minister? Is it that you are very keen to reduce these prices but the Prime Minister is prohibiting you or obstructing you? And if this country's Finance Minister has a dharam sankat, then what is the Aam Aadmi to do? If this country's Finance Minister pleads helplessness through dharam sankat, then what will be the fate of common Aam Aadmi? And that's why I said, in the words of the Aam Aadmi, जिंदगी की तन्हाई लिखूं या भाजपा की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या घटती हुई कमाई लिखूं. I think it is agonizing that this kind of approach, which is completely based on political zid and arrogance, a haughtiness which has no place in democracy, is being exhibited by this government, by the Prime Minister in such terrible, difficult times. Thank you. सर, आप लोग इस मंच से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसके बाद एक के बाद एक जवाब आया. प्रधानमंत्री ने सरकार के ऊपर कहा तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं. वित्त मंत्री के बयान को आपने कोट किया है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि सर्दियां कम होंगी तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे. आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जवाब कहां से मिल गया? अब अगला कदम आपका क्या होगा? पहली बात तो अगर आप समझते हैं कि हमारे प्रश्नोत्तर का जवाब है कि भाई वेदर बदलने के लिए वेट करिए, तो जवाब आ गया. और तो कोई जवाब मैंने सुना नहीं. हम अगले कोविड के लिए वेट करें, अगले 2022 के लिए वेट करें या वेदर बदलने के लिए? मौसम बदलेगा तो ज़माना बदलेगा. भाई ये तो बड़ा अच्छा जवाब है. तापमान तो 6 डिग्री ऊपर है नॉर्मल से. नंबर 1. नंबर 2, गणतंत्र में कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का गलत फायदा सरकार न उठाए. गणतंत्र में मैं उनका गर्दन नहीं पकड़ सकता, ना पकड़ना चाहता हूँ. हिंसा की कोई जगह नहीं है. इसका मतलब नहीं है कि आप इतने अहंकार के पद पे बैठें कि आपको जो कुछ बोला जाए आप इग्नोर करें. हम आपके ज़रिए अभियान करते हैं, हम रोड पे अभियान करते हैं. पिछले 2 हफ्तों में 10 स्टेट्स में बड़े बड़े अभियान हुए हैं कांग्रेस के इसी मुद्दे पे. हम बार बार आवाज़ उठाते हैं और मरते दम तक उठाते रहेंगे. अब आप इसको समझते हो कि भाई आप क्या कर सकते हैं और आप, तो हम कोई गन निकाल के करने की कोई इरादा नहीं रखते हैं, ना होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप में कुछ भी दया है, जागरूकता है, तो आपको इस 20 दिन पहले से रिएक्ट करना चाहिए था. आज तो 14 बार आपने बढ़ा दिया है. और हमारी कई अनसुनी को करने से आप ही अपने को आपको एक्सपोज कर रहे हो. मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर में आपके असंतुष्ट नेता वहां पर जमावड़ा पहले 100 मोटो पे ले लें और सवाल 100 मोटो की बात कर लेंगे. ये तो हाँ, और सवाल 100 मोटो की बात कर लेंगे. ये खोल दो क्या हैं जी. आप मौका देंगे, वो लोग पूछेंगे. अब इन्होंने एक नया चिंगारी लगाया था, सब लोग भूल गए प्रश्न में. आपको सिर्फ मसालेदार चाट पसंद है. वेरी रॉन्ग. सब मसाले स्पाइसी चीज़ें चाहते हैं. हाँ जी. नहीं, आप पे तो आ ही रहे हैं बस. दैट्स इट. आपने तो जाहिर कर दिया अपनी मंशा. और कोई है जी. महंगाई पे शांति चाहिए. महंगाई पे शांति है, ऐसा आपने कहा है. तो ये क्या शांति विपक्ष के द्वारा शांति है या जनता के द्वारा शांति चाहिए हुई है? नहीं, शांति मैंने नहीं कहा कभी. महंगाई पे जितना आक्रोश है और दर्द है, मैंने तो शांति का इस्तेमाल शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया भैया. इससे ज़्यादा आक्रोश और अशांति और गुस्सा और दर्द और पीड़ा
तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि अशांति और दर्द और पीड़ा का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी आके गर्दन पकड़ लूँ, क्योंकि यहाँ के लोग सभ्य हैं, देश में गणतंत्र है, इसलिए और ज़्यादा कर्तव्य बनता है आपका सरकार का कि आप हर चीज़ को ऊपर ध्यान दें, एक्शन लें, सहानुभूति दिखाएं, सेंसिटिविटी दिखाएं। एक सवाल मेरा ये भी है शेखी पे जो नई गाइडलाइंस आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर और बाकी को लेकर, उसमें आईटी सेक्रेटरी को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है कि कभी भी जो कोई न्यूज कंटेंट अपनी डिस्क्रिप्शन पावर से टेक डाउन कर सकते हैं। इसको आप तो चलिए, अब वी आर नाउ गोइंग टू नॉन सो मोटू, सो आई विल आंसर बोथ दिस क्वेश्चन, इनका भी इनका भी। हाँ, दोनों का है। हाँ, मैं आ जाता हूँ, इनके बाद आ जाता हूँ, आई विल कम टू। नहीं, ये छोटा आंसर है, लेट मी फिनिश। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी। इसको मैं दे दूँ इंग्लिश हिंदी में, फिर उसको भी इंग्लिश हिंदी में कर दूँगा, दोनों आप लोग फिर उसमें। यू सी, nobody is suggesting that there should be jungle raj or unregulated, unknown virgin territory forever in any area. But equally, there should be no attempt in the guise of non-statutory, underline my words, non-statutory, delegated legislation, rules and executive orders in getting control of such a vast field. The problem is that no act has been passed yet. You have taken almost 3 to 4 years in even doing a Data Protection Act. I myself opened the speech in the Rajya Sabha and pointed out the dates between the start of the Sri Krishna Committee, the report of the Sri Krishna Committee, and the number of times your bill has come and has been taken away by you. Now, while all that is pending, you have brought such far-reaching changes, and the Tsar, the monarch, the master of the universe is a bureaucrat. So I would say that it is extremely dangerous for free speech, for creativity, unless extreme restraint is exercised. And unfortunately, I do not find any restraint in this Sarkar in any sector. So the answer to your question in a nutshell is, humongous vast powers have been granted. Second, humongous vast powers have been granted without statute, without parliamentary assent, without parliamentary scrutiny. Third, their operation depends on the wisdom and restraint of bureaucrats who exercise them. Fourth, such restraint in 20 other sectors is conspicuous by its absence as far as this government is concerned. So I will say we have to hasten very, very slowly. Time will tell, and I hope my words are not prophetic. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा विशाल एरिया है जहाँ आपने बहुत विशाल अधिकार क्षेत्र दिए हैं, और वो सब अधिकार क्षेत्र कार्यपालिका के ब्यूरोक्रेट्स को दिए गए हैं। निश्चित रूप से इसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा है। स्वतंत्र सोच पे आघात का, स्वतंत्र क्रिएटिविटी पे, स्वतंत्र बोलने, विचार रखने, प्रस्तुत करने, वितरण करने पे, इन सब के लिए अति आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा धीरज और धैर्य और सीमाएं बांधी जाएं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार में धीरज, धैर्य और सीमाएं किसी सेक्टर में नहीं है, इसलिए ऐसी अपेक्षा करना इस विषय में भी गलत होगा। संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि इतने बड़े विशाल अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं बिना संसद के कानून के। संसद ने कुछ पारित नहीं किया है। नंबर 2, लगभग 3-3.5 वर्ष निकाल दिए आपने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आने में। श्री कृष्णा कमेटी हो गई, रिपोर्ट आ गई, संसदीय समिति में चली गई, उसके बाद आज तक नहीं लाए हो। तो जब जब आप ऐसे कानून लाते हो कार्यपालिका के क्षेत्र में, तो कानून को आप अवॉइड कर जाते हो विधायिका के स्टेज पे। नंबर 3, ऐसे अधिकार क्षेत्र पूरा आघात कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना होगा, और मुझे ऐसा रिस्ट्रेंट, धैर्य, सीमाएं इस सरकार में नहीं दिखती। अब हाँ, the question is, the government says that the new guidelines have been notified under section 69
of IT Act, but you say these are non-statutory. So who is right? No, of course they're non-statutory. This sentence itself shows they are non-statutory. These are guidelines under an act. There is no act created for OTTs. There is no act created for other social media. You have exercised general power under the IT Act. Now, everybody here in this room in the country says for anything on directly, genuinely national security, you must stop it. But do you think, put your hand on your heart, in the last 5 years, every arrest has been made on genuine grounds of national security? So he is an Adana bureaucrat who will decide what is national security to arrest her. That is the issue. And you have created, look, there is an act called a Cable Television Act, which governs cable television. That's a Parliament's act. Under that you make rules. There is an act which covers television. There is an act which is called a Censor Board which covers movie films. There is no statute which covers OTT. Guidelines covered under the IT Act. This must go through Parliament. And one of the acts which would have done so is data protection. Why we not pass the Data Protection Act after 4 years? जी, इनका प्रश्न मैं हिंदी इंग्लिश में बोल देता हूँ. मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आपके जो असंतुष्ट नेता हैं वहाँ पे जमे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने सम्मेलन भी किया है और सम्मेलन में ये बोला है और केसरिया साफा भी बांधा है जो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है. तो उन्होंने सम्मेलन में ये बोला है कि पार्टी कमजोर हो रही है, आजाद साहब के अनुभव का इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पा रहे और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में जाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे. क्या आपको नहीं लगता है कि 1977 की स्थिति एक बार फिर से कांग्रेस में पैदा हो रही है? ठीक, अब मैं इसको बोलने से पहले जो भी इसके बारे में प्रश्न बता दीजिए, फिर मैं सब एक ही बार बोलूँगा, हिंदी और इंग्लिश में, अलग अलग नहीं बोलने वाला हूँ. हाँ, बहुत लंबे नहीं, अब इनका तो पॉइंट समझ ही गए ना, जो एडिशनल पॉइंट बताइए. हाँ 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 ओके, नेक्स्ट. सर आनंद शर्मा ने इसी में कहा है कि बीते 10 साल से पार्टी कमजोर हुई है. चलिए, बहुत हो गया, बहुत. ऐसे टाइम में जब साउथ में इलेक्शन है, 4-5 स्टेट में इलेक्शन है, आपके बड़े लीडर को पता करना है, तो ऐसे में ये क्या पार्टी के प्रोस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है? चलिए, अब लेट अस स्टार्ट नाउ. पोस्टर पे आपके नेताओं की तस्वीरें भी नहीं है सर, जो उनका कार्यक्रम आप क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं. चलिए, आई से इट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. हाँ, तो दोनों कर लेते हैं. देखिए, मैंने आपके प्रश्न सुने, उन प्रश्नों के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद न मालूम किया है न देखा है, लेकिन मैं बहुत आदर सहित ये कहना चाहता हूँ 3-4 बिंदु. नंबर 1 कि जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, जिन्होंने कहा है, जिनके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं. कांग्रेस उन सब का बहुत आदर करते हैं और हमें गर्व है कि उनके बहुत लंबे राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बीते हैं. नंबर 2, ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है. हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूँ बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूँ. मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज़्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते. आप में से कुछ ने इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं वहाँ भी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी की गई, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है और व्यक्ति उनका नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनको शायद पूरी रूप से संज्ञान नहीं है कांग्रेस के समकालीन इतिहास का भी और कांग्रेस के पुराने इतिहास का भी. जहाँ तक इस्तेमाल की बात है,
सिर्फ उसी संदर्भ में बोल रहा हूं कि प्रश्न पूछा गया मेरे से। उनको भी गर्व है और हमको भी गर्व है कि 7 टर्म संसद में कांग्रेस के झंडे के अंतर उन्होंने बिताए, 5 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। हमको गर्व है, उनको गर्व है। हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है कि माननीय सोनिया गांधी ने उनको जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया और बड़ा सफल उनका टेन्योर रहा। हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल से और यूपीए 1 और यूपीए 2 लगभग 20 से 25 वर्ष गिन लीजिए, वो केंद्रीय मंत्री रहे। हमको भी गर्व है, उनको भी गर्व है कि वो उस समय भी उसी 25 या 20 वर्ष से ज़्यादा महासचिव रहे, देश के हर कोने कोने में, विभिन्न प्रांतों में अगुवाई की। तो ये जो जिन लोगों ने उनके विषय में इस्तेमाल का शब्द इस्तेमाल किया है, मैं नहीं समझता कि उनको संज्ञान है इस इतिहास का। और मैं वापस अपनी बात खत्म करना चाहूँगा ये कह के बड़ी विनम्रता से कि सच्ची निष्ठा कांग्रेस के प्रति तब होगी जब आप सभी लोग, सभी व्यक्तियों को याद दिलाएं कि अभियान इन 5 प्रांतों में करना अति आवश्यक है, जहां अभी चुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैं नहीं समझता कि बाकी जो आपके प्रश्न हैं, क्योंकि सभी हमारे आदरणीय नेता हैं, बाकी आपके प्रश्न जो जानबूझ के आपने पूछे हैं, अनुशासन वाले और ये वाले, उनका कोई संदर्भ बच जाता है मेरे इस कहने के बाद। Let me make it very clear, I am of course reacting to your questions. I was neither there nor have I heard it. But I want to say a few things very clearly with the greatest of respect and on behalf of the Congress party as a political party. Each of the persons who are in Jammu or who have spoken are senior, highly respected and well-regarded members of our party, and we are proud to have them in our party, and I believe that they are equally proud members of the Congress. They are therefore part of this Congress family. Number 2, therefore whatever I say is with the greatest respect to these leaders and with respect to the tradition and legacy which has cross-fertilized between the Congress and them over these last 3-4 decades. Number 3, you, not me, and not the principal person in whose honor this rally is being held. Nobody has used the word istamal. Other people may have used the word istamal in relation to Mr. Azad. He has never complained. Well, those who use the word istamal, I think, would betray a certain lack of knowledge and ignorance about the contemporary history of the Congress and about the older history of the Congress. We are proud, and he is proud, and has been, that he has held the Congress flag aloft for more than 7 terms, 5 in the Rajya Sabha and 2 in the Lok Sabha, which is roughly 40 years. He is proud and we are proud that Honorable then Congress President Sonia Gandhi nominated him, and he had a very successful tenure as the Chief Minister of J&K. He is proud and we are proud, and he has never complained, as I said, other people may be using that name, that from Indira Gandhi's time onwards, he has been a respected central minister for over 3 decades in the central government, cabinet minister, or at least for most of the time. He is proud and we are proud of the legacy that over the same period of 3 decades, he has been a general secretary of the entire Congress party and has exercised great supervision over more than 10, 15, 20 states across the length and breadth of India. I could go on with these examples. As I said, not to remind you of these would betray an ignorance
and a lack of knowledge about Congress contemporary and past history. I would therefore end by very, very gently and respectfully saying that the best contribution to the Congress cause would be to get active, not in any manner amongst ourselves, but to get active in the various abhiyans ongoing every day in the 5 states where the Congress is fighting elections. In the light of what I have said, I don't think I need to answer questions which are intended to sensationalize and intended to digress from the core issue, where you have used words like disciplinary action, etc. I am certainly not using those words, nor am I commenting on them. May I ask the last question, sir? सर एक और पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, कि अगर कश्मीर में जम्मू में इन सीनियर नेताओं को देख रहे हैं जो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, तो गुजरात में हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता हैं जो भी यही बात कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस ने सवाल नहीं किया। तो सवाल मेरा ये है सर कि ये खलबली जम्मू से लेकर गुजरात तक कांग्रेस में क्यों मची? I don't think क्या कर रहा है? मैं नहीं समझता कि किसी बाई इलेक्शन या कुछ प्रादेशिक इलेक्शन का आप कंपैरिजन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। उसको आप कांग्रेस की वीकनेस कह सकते हैं, उसको आप कांग्रेस की पराजय कह सकते हैं। गणतंत्र में ये होता है। उसके आधार पर इस प्रकार की कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, मैं नहीं समझता कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। हाँ। तो सर वहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने हमारे ही जो फॉर्मर जज है जस्टिस कार्टू के लिए कहा है कि एस्टॉनिशिंग एंड ग्रोसली इनसेंसिटिव की जो जस्टिस कार्टू ने बीजेपी गवर्नमेंट, मेरे को इस पे कहने के क्या मतलब, इट्स अ मैटर बिटवीन दैट कोर्ट, दैट जज. These are expert witnesses given some, I don't think the Congress party has need to observe on a particular comment of Judge A on Judge B from India. I don't think it's necessary. This is a supplementary question again going to the same issue, digital media and IT Act. Last year, digital media was brought under IB Ministry through allocation of business rules. If so, how can IT Ministry frame rules for digital media? NDTV out to us. अब ये भी प्रश्नकर्ता बन गए हैं मेरे साथ में। तो बड़ा खतरनाक चीज़ है ये तो। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, यहाँ साइडवेज भी हो रहा है। आक्रामक नहीं हुआ अभी तक ये। Well, I think that certainly may be a point, but ultimately the transaction of business rules either may have been changed or would be changed. So I think while you are right in your question, the government would take care to correct that, because ultimately the government of India is one and you can divide your allocation of work between different ministries. I do not know the current status of the transaction of business rules, but if in fact they do not provide for this area, as seems to be the case, that would be a procedural gaffe of a major order, but it may not be substantively very serious in the long run. नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं तब आपको बताऊंगा जब हमारा जो भी बातचीत चल रही है उसका निष्कर्ष होगा। मैं हर दिन अलग अलग टिप्पणी थोड़ी करने वाला हूँ कि आज इतनी बात हुई, कल इतनी बात हुई। इन चीज़ों में जैसे जैसे जो चल रहा है, जब हमको रिपोर्ट करने के लिए कुछ ठोस तत्व होगा तो आप निश्चिंत रहें कि आप लोग पहले लोग होंगे जिनसे हम बात करेंगे। थैंक यू। कल पूरी बात हो गई, अब आप वापस पे से क्यों दोहरवा रहे हैं? मेरा मतलब ये है सिर्फ कि जिस प्रकार का, मैं एक जनरल बात बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट भी करता हूँ एक प्रकार से आजकल, कि जिस प्रकार की बिलो द बेल्ट और जिस प्रकार के एक गिरे हुए स्तर की राजनीति विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में, वो दुर्भाग्य है इस देश का। आपको जीतने की पूरी आकांक्षा होनी चाहिए, जम के लड़ना चाहिए, लेकिन जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि जब आप वापस दोस्त बनो तो शर्म नहीं आनी चाहिए। आज आपने एक ऐसे स्तर पे ले गए हैं आप दिन प्रतिदिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके कि मैं नहीं समझता कि वो शोभा देता है।
बाकी अब इलेक्शन चुनाव आयोग को जो करना था उन्होंने कर दिया है। हम इतना ही आशा करेंगे कि जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सिर्फ उस प्रदेश के लोगों को नहीं, उस प्रदेश की प्रादेशिक प्लस राष्ट्रीय पार्टियां जो पश्चिम बंगाल से लड़ रही हैं उनको ही नहीं, बल्कि और प्रदेशों को भी कई बार ये संदेह रहा है कि कुछ ऐसे अफसर नहीं भेजे जाएं वहाँ पर जो अफसर समतल ज़मीन लेवल प्लेइंग फील्ड का पालन नहीं होने दें।